का जो दंगा हुआ था वो सबसे बड़ा नुकसान बुढ़ाना क्षेत्र के लोगों को हुआ था। और बहरहाल मैं विधायक भी था उस इलाके से कि 100 आदमी एक तरफ खड़े हैं और 1-2 आदमी इधर हैं, और 100 आदमी अगर झूठे हो जाएं और 2 आदमी सच्चे हों तो 100 आदमी झूठे जो हैं वो सच्चे को दबा लें। तो कुछ इस तरह की कुछ वो तरह की खबर आई थी कि जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने आपकी रिपोर्ट गलत पेश की। बहरहाल जैसे बिहार के अंदर गठबंधन हुआ है अभी MIM और आजाद समाज पार्टी का, क्या यही रूप उत्तर प्रदेश के अंदर भी दिखेगा? बिहार में अगर हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा तो मैं सोचता हूँ यूपी में भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होता है आपका दल तो 2 प्रत्याशी हैं मुजफ्फरनगर के अंदर, शायद मैं समझता हूँ कि 2 ही अभी प्रमुख तौर पे जो चेहरे हैं, 2 ही चेहरे निकल के आ रहे हैं। एक तो आप हैं, पूर्व विधायक हैं, पापा MP भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, बड़ा राजनीतिक परिवार है। दूसरे हैं विनय रतन पुरकाजी से जो दावेदारी कर रहे हैं, उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड तो है नहीं, आपका राजनीतिक बैकग्राउंड है। दोनों में मजबूत कैंडिडेट कौन होगा? अगर आपको एक सीट मिलती है पार्टी को इंडिया गठबंधन में तो मजबूत कैंडिडेट कौन होगा? नहीं, नेता है, एक चंद्रशेखर रावण है, दूसरे असदुद्दीन ओवैसी है। आप मुस्लिमों के बड़े नेता किसे मानते हैं? दोनों ही मुस्लिमों की बात करते हैं। इसी की पार्टी जो है MIM, उसका नारा है जय भीम जय भीम। सवाल और है जनता का, जो जनता जानना चाहती है आपसे, आपने आजाद समाज पार्टी का दामन थामा, MIM का क्यों नहीं था? आपके पापा विधायक सांसद मंत्री रहे, आप भी विधायक रहे, लेकिन अपना जो आपका कार्यकाल रहा है वो बिल्कुल क्रीम रहा है, साफ सुथरा रहा है। किस तरीके से अपने आप को जो है बचा कर चले? देखिए, मैंने बचपन से सीखा जी, ईमानदारी, दयानतदारी, वफादारी वो मेरे खून में है, उसे मैं छोड़ नहीं। अगर कोई एक नया पैसे का हम पे कोई इल्जाम लगा दे तो राजनीति तो बहुत दूर, हम राजनीति के नजदीक भी नहीं जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं इज्जत के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए। राजनीति में आप पर बड़े बड़े पद रहे, आपके पापा पर। शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या कार्य किया? मैं जब बुढ़ाना से विधायक था, एक गांव है हमारी विधानसभा क्षेत्र का जौला, उसका मजरा है गढ़ी सखावत, तो उसमें मैंने एक इंटर कॉलेज बनवाया जो 12th तक वो कॉलेज आज भी रनिंग में है। एक गांव हमारी बुढ़ाना विधानसभा में है लोई, मैंने वहाँ ITI बनवाई तो आज भी चल रही है वो। एक गांव है बुढ़ाना कस्बे का जिसे देहात भी बोलते हैं, शफीपुर पट्टी, उसमें मैंने एक इंटर कॉलेज बनवाया। कल्याणपुर बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा गांव है, उसमें मैंने एक इंटर कॉलेज बनवाया। कसेरवे में मैंने ITI बनवाई, पुरबालियान में मैंने ITI बनवाई। तो ये मैंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने काम किया, मैंने एजुकेशन के क्षेत्र में मैंने काम किया। चिकित्सा क्षेत्र में भी कोई काम? मैंने चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम किया, मैंने CSC बनवाई, PSC बनवाई, मैंने बुढ़ाने में बहुत बड़ा अस्पताल बनवाया। संबंध रहा है आजम खान से आपके परिवार का, उनके बारे में क्या कहोगे? देखिए, आजम खान साहब हमारे बड़े हैं। मैं हूं फरमान अब्बासी। मुजफ्फरनगर और शामली की राजनीति में चुनिंदा राजनीतिक परिवारों के नाम प्रमुखता से सुने गए हैं। वैसे तो यहाँ की राजनीति कोतवाल को डांटने और अधिकारियों को फटकारने की ज्यादा पसंद की गई है, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे परिवार के बारे में बताता हूं जिन्होंने विधायक, सांसद, राज्यसभा और मंत्री तक का सफर तय किया, लेकिन सादगी की मिसाल बने रहे, अपनी छवि को बेदाग रखा। राजनीतिक साजिश कहे या चक्रव्यूह, 2013 से अब तक कई पार्टी बदली लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं खान परिवार की। मेरे साथ हैं पूर्व विधायक नवाजिश आलम खान, जो फिलहाल आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं। उन्हीं से करेंगे बात कुछ सवालों के साथ। सबसे पहले तो आपका स्वागत है विधायक जी। शुक्रिया फरमान भाई, आपका बहुत बहुत। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, और 2017 तक आप विधायक रहे बुढ़ाना विधानसभा में, आपने क्या कार्य कराए हैं वहां पर? फरमान भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं, मैंने जो 2012 से 17 तक जो कार्य कराए हैं उसकी मैंने एक बुकलेट बनवाई है। जो 2012 से 17 तक जो मैंने कराए, उसमें ये पूरी बुकलेट जो है, ये काफी मोटी मेरी बुकलेट है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये सूची जो भी मैंने कार्य कराए इस बुकलेट में सारा है। और ये इसमें मैंने जो हैंडपंप रिबोर कराए, जो मैंने बिजली घर बनवाए, जो मैंने स्कूल्स में, जो कॉलेजों में जो मैंने इंटर कॉलेज और ITI बनवाई, वो सब इस बुकलेट में है। तो मैंने ये है, जो भी कोई भाई
इस हमारे बुढ़ाना क्षेत्र का जो वहाँ का हमारा वोटर भी है, सपोर्टर भी है और कार्यकर्ता भी है, जो उसी पूरे बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला है, चाहे वो कस्बा, तीनों कस्बे हो या देहात हो, वो कोई भी आगे मुझसे पूछ सकता है, कोई भी सवाल कर सकता है कि आपने हमारे क्षेत्र में और हमारे गांव में क्या काम कराया, तो मैं उसे बाकायदा पूरा उसको डिटेल्स में सारी उसको मैं पूरी सूची उपलब्ध करा सकता हूँ। ये मेरी पूरी 5 साल के काम की सूची है। समाजवादी पार्टी से निकलकर पहले बसपा में आए, फिर लोकदल में आए, अब लोकदल से असपा में आए, ये सफर कहाँ जाकर रुकेगा? जहाँ ऊपर वाला रुकवाएगा, जहाँ कुदरत वाला रुकवाएगा। देखिए आदमी, मैं 12 में मैं बुढ़ाना विधानसभा से चुनाव लड़ा और मेरा 2011 जनवरी में मेरा टिकट डिक्लेयर हो गया था और फरवरी 28 2012 में वोट पड़े थे। 6 मार्च सन 2012 को काउंटिंग हुई थी। मेरा पहला ही चुनाव था और उस पहले चुनाव में समाजवादी पार्टी से लड़ा। बुढ़ाना में मैंने अपना, मुझे वहां चुनाव लड़ाया, मैंने जद्दोजहद करी, मेहनत करी और करम है ऊपर वाले का, मुझे कुदरत वाले ने पहले ही चुनाव में कामयाबी भी दी। तो मेरा वहां सफर रहा, मैंने वहां दिन रात एक किया, मेहनत करी, लोगों के काम किए, जो लोगों के थाने के, तहसील के, डीएम लेवल तक के, एसएसपी लेवल तक के, और जो मुझे लखनऊ से भी उनके काम कोई करा के लाने थे, तो वहां तक भी मैंने उनके लिए बड़ी जद्दोजहद करी, काम करा के लाया। और उस टाइम मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र बुढ़ाने में तकरीबन 2000 करोड़ से ऊपर का काम मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में कराया। और क्योंकि मुझे जनता ने वहां इस लायक बनाया था, जब भी मैं वो काम कर सका। अगर मुझे इस लायक ना बनाया होता तो शायद मैं वो काम ना कर पाता। अच्छा विधायक जी, क्या वजह रही कि आपने इतने अच्छे काम किए, विकास किया अपने क्षेत्र के अंदर, बुढ़ाना के अंदर, लेकिन आपको टिकट नहीं मिल सका, पार्टी छोड़नी पड़ी? हाँ, दरअसल मैं यहाँ जब विधायक रहा हूँ बुढ़ाने पे, तो मैंने 5 साल खिदमत करने के बाद कुछ मजबूरी हो गई थी। उस मजबूरियों के तहत मैंने बहुजन समाज पार्टी का दामन पकड़ा था और 2016 में जब मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की, तो फिर मैंने मीरापुर विधानसभा से अपनी किस्मत को आजमाया। लेकिन चुनाव है, चुनाव में हार भी है और जीत भी है, जीत भी है और हार भी है। आपने कहा कि आपने बसपा से चुनाव लड़ा, मैं यही जानना चाहता हूं, और जो हमारे दर्शक हैं, जो लोग हैं, उनका ये बहुत बड़ा सवाल है जो अभी तक किसी को जवाब नहीं मिल पाया है। समाजवादी पार्टी से आखिर आपका मोहभंग क्यों हुआ? मतलब आपको पार्टी तक छोड़नी पड़ी मौजूदा विधायक रहते हुए भी? तो पार्टी क्या कहानी है, इसके बारे में बताइए। यहाँ दरअसल जो इंसिडेंट हुए थे, जो इंसिडेंट हुए हैं मुजफ्फरनगर में, वो ज्यादातर जो इंसिडेंट थे वो बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में थे। लोगों ने पलायन भी किया, लोग घर से बेघर भी हुए, लोग घरों को छोड़ के कहीं और भी जाके बसे। क्योंकि जो 2013 का जो दंगा हुआ था, वो 2013 का दंगा बुढ़ाना विधानसभा में सबसे बड़ा, उस चीज का एक, मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ा नुकसान बुढ़ाना क्षेत्र के लोगों को हुआ था। और बहरहाल मैं विधायक भी था उस इलाके से, और मैंने क्या नाम, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतना बड़ा दंगा जिला मुजफ्फरनगर और शामली में हो जाएगा। और फिर कुछ नाइत्तेफाकियां पैदा हो गई थी, जो कि उसमें एक वो है कि एक मिसाल है कि 100 आदमी एक तरफ खड़े हैं और 1-2 आदमी इधर हैं, और 100 आदमी अगर झूठे हो जाएं और 2 आदमी सच्चे हों, तो 100 आदमी झूठे जो हैं वो सच्चे को दबा लें। तो कुछ इस तरह की कुछ वो तरह की खबर आई थी कि जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने आपकी रिपोर्ट गलत पेश की। बहरहाल कुछ ना कुछ तो दी होगी जी। तो फिर ऊपर जो है नजरअंदाज होने शुरू हो गए थे। तो राजनीति बहरहाल घर में थी, करते आए। बड़े हमारे एमपी साहब ने राजनीति की शुरुआत करी थी 85 में, और 85 में भी राजनीति की शुरुआत हमारे घर में जो कराई थी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने कराई थी। और हमारे घर में तो राजनीति की कोई एबीसीडी भी नहीं थी। हाँ, जरूर था कि मेरे दादा ऑनरी मजिस्ट्रेट थे और उनका एक रुतबा था, एक उनका अपना नाम था, जो मुझे मेरे एमपी साहब को काम आया, और उन्हीं के नाम पे वो चुनाव लड़े। और वो कहा कि भाई हाजी जी का बेटा है, उनके फादर ऑनरी मजिस्ट्रेट रहे, तो इन्होंने क्यों ना चुनाव लड़ाएं। तो उन्हें काम आया। जब मैं बुढ़ाने चुनाव लड़ा तो मुझे अपने वालिद का, एमपी साहब का नाम काम आया था पहले चुनाव में, और उनका मुझे भी ये कहा गया जब मैं चुनाव में पहुंचा कि भाई ये एमपी जमीर आलम का बेटा है, भाई इसको वोट देना है।
एक और सवाल बहुत बड़ा है। जनपद के अंदर, जिला मुजफ्फरनगर के अंदर पहले मुस्लिम विधायक होते थे। मुस्लिम लीडरशिप को एक तरीके से, मतलब मुस्लिम लीडरशिप खुद खत्म हुई या खत्म की गई, ये सवाल तो अलग है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका एक राजनीतिक परिवार है, सारे पद रहे आपके घर में, एमएलसी को छोड़ के, शायद मंत्री भी रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे, लोकसभा सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, लेकिन आखिर वजह क्या रही? आप ही की तरह और भी कई राजनीतिक परिवार हैं मुस्लिम खासकर, वो राजनीति से इतनी दूर चले गए, पदों से इतने दूर चले गए, आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, पद तो आने जाने वाली चीजें हैं। मेरा तो मानना यह है कि पद तो, जब लोगों के दिलों में मोहब्बत होनी चाहिए, लोगों को दिल में प्यार होना चाहिए। अगर लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो जाए तो राजनीति करने का कोई मायने नहीं रहते। पद आने जाने वाली चीजें हैं, आज है कल नहीं है, कल आ सकता है आज नहीं है। तो ये चीजें चलती आई हैं शुरू से। ये नहीं है कि आज बड़े भी अगर कोई पहले राजनीति में रहे, कोई किन्हीं पर पद रहा है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ जो आप दुनिया में वे नहीं है, उनके पास वो 12 एमपी भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, आज नहीं है। लेकिन उनकी अब जो काम चल रहा है, जो हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें ये पद मैं समझता हूँ आने जाने वाली चीजें हैं। इसमें कोई इस चीज की मुझे कोई घबराहट नहीं है इन चीजों से। ये आ जाएगा ऊपर वाला सब इसको, जब कुदरत का, जब जो निजाम कुदरत है, जब उसके हाथ से हो जाएगा तो फिर ठीक होती चली जाएगी। आजाद समाज पार्टी के आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, पश्चिम प्रभारी हैं यूपी के। तो मैं ये जानना चाहता हूं, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जैसे बिहार के अंदर गठबंधन हुआ है अभी एमआईएम और आजाद समाज पार्टी का, क्या यही रूप उत्तर प्रदेश के अंदर भी दिखेगा? देखिए, अभी ये गठबंधन हुआ है पीछे तकरीबन 10-12 दिन पहले, और बिहार में चुनाव है। पहले फेज का चुनाव 6 नवंबर को वोटिंग होगा, सेकंड फेज 11 नवंबर को वोटिंग होगा, और 14 नवंबर में बिहार इलेक्शन की काउंटिंग होगी। वहां 3 पार्टी का गठबंधन बना है, AIMIM, आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी। तो 64 सीटों पे यह गठबंधन वहां लड़ रहा है। अगर मैं पिछले आपको बिहार चुनाव की बात करूं, तो बिहार में पहले 5 विधायक AIMIM के अकेले अपने उस पर जीते थे। लेकिन इस बार ये जो गठबंधन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी उसमें शामिल हैं। तो मैं समझता हूं कि आज हिंदुस्तान का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां चंद्रशेखर जी की डिमांड ना हो। आज जब वो साथ में जुड़े हैं, तो मैं समझता हूं 64 जो सीटों पे ये गठबंधन जो लड़ेगा, अच्छी खासी तादाद है वहां पर। आपको जिस दिन 14 नवंबर को काउंटिंग होगी, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी तादाद में हमारे वहां से विधायक जीत के आएंगे, और बिहार में हम अपना आपको वहां पर मजबूत करेंगे। अगर रिजल्ट अच्छा आता है बिहार के अंदर, तो क्या यूपी के अंदर गठबंधन जो है वो कामयाब होगा? देखिए ये बिहार का जो रिजल्ट आएगा, देखिए उसका एक परसेप्शन होता है, और बिहार हमारे उत्तर प्रदेश से मिला हुआ स्टेट है, सीमाएं दोनों स्टेट की मिलती हैं। हाँ, बिहार में अगर हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, तो मैं सोचता हूँ यूपी में भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के जो इनका गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में भी आपकी पार्टी शामिल हो सकती है 2027 के विधानसभा चुनाव? देखिए, ये चीज जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो सवाल आपका है जी, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। अगर गठबंधन में शामिल होते हैं, इंडिया गठबंधन में, तो क्या जो बुढ़ाना विधानसभा है वहां से आप दावेदार होंगे? देखिए, मेरी कोशिश रहेगी, मेरी जद्दोजहद रहेगी। मैं वहां से विधायक रहा हूं, मैंने वहां काम किए हैं, मेरा अपना, मैं लोगों की, मेरे अंदर पहचान है, मैं लोगों को जानता हूं, लोग मुझे जानते हैं। सभी लोगों में मैंने जो काम किया है मैं बताने में वहां सक्षम हूं। तो बहरहाल मेरी तो चॉइस बुढ़ाना ही है, बाकी हमारे नेताओं को तय करना। अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होता है आपका दल, तो 2 प्रत्याशी हैं मुजफ्फरनगर के अंदर, शायद मैं समझता हूं कि 2 ही अभी प्रमुख तौर पे जो चेहरे हैं, 2 ही चेहरे निकल के आ रहे हैं। एक तो आप हैं, पूर्व विधायक हैं, पापा MP भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, बड़ा राजनीतिक परिवार है। दूसरे हैं विनय रतन पुरकाजी से जो दावेदारी कर रहे हैं, उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड तो है नहीं, आपका राजनीतिक बैकग्राउंड है। दोनों में मजबूत कैंडिडेट कौन होगा? अगर आपको एक सीट मिलती है पार्टी को इंडिया गठबंधन में, तो मजबूत कैंडिडेट कौन होगा? नहीं, आपने अभी तो हमारा गठबंधन तय नहीं है जी, पहली बात तो यह है जी। दूसरा यह है कि गठबंधन जो है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है जी। और तीसरा यह है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी गठबंधन को तय करेंगे,
तो आप ये क्यों कहते हैं कि जिले में एक सीट मिलेगी? बहरहाल हम तो कहेंगे जिले में हमें अच्छी तादाद में सीटें मिलेंगी और काफी सीटों पर हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे। और हमारे क्या नाम, कुदरत ने चाहा कि बहरहाल जहां गठबंधन होता है तो गठबंधन में सारी सीटें, ये नहीं आप कह सकते कि फला पार्टी का कैंडिडेट है। गठबंधन का मतलब होता है गठबंधन में सारे कैंडिडेट अपने होते हैं, और कोई भी चाहे पार्टी कोई लड़े, लेकिन गठबंधन से होगा तो गठबंधन का अपना ही कैंडिडेट कहलाएगा वो। बुढ़ाना विधानसभा में 2012 में विधायक बने, बुढ़ाना विधानसभा से। आपके बाद कोई मुस्लिम विधायक नहीं बन पाया, अब फिर से आप दावेदारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहें? देखिए, मुस्लिम तो लड़े भी हैं, मुस्लिम लड़े भी हैं वहां और कोशिश भी की है, लेकिन बस मैंने आपसे एक महीने की बात कही थी, जो चीज कुदरत वालों को मंजूर होती है होता वो है। इंसान के सोचने से कुछ नहीं होता, जो ऊपर वाला लिख दे वो उसे वो उसकी किस्मत में जो किस्मत कहती है वो होता है। बहरहाल मैं जब लड़ा हूँ वहां चुनाव लड़ा हूँ और मुझे कुदरत वाले ने पहले ही चुनाव में कामयाब किया था। अब ये सब किस्मत की चीजें हैं, इसमें मैं कुछ कर सकता ना आप कुछ कर सकते। नई नई पार्टी आई है, जो इस तरह के आरोप लगे हैं कि पैसों में टिकट मिले हैं, जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात कही है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, कहना आसान जिला है, पंचायत कहना आसान है, जब तक उसे साबित ना कर दें जब तक उसमें कुछ मैं कह नहीं सकता। या तो नाम बताएं जी, नाम पता लगे, यूं कहने से तो काम नहीं चलता। आपकी पार्टी आजाद समाज पार्टी, और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो दलित समाज से आते हैं। एक घटना घटी है अभी 2-3 दिन पहले, आईपीएस पूरन कुमार दलित समाज से आते हैं, उन्होंने आत्महत्या की है, उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जाति तौर पर उन्हें जो है कुछ अधिकारियों ने पीड़ित किया है, मानसिक उनका उत्पीड़न किया है, इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। आपका क्या कहना है? उसमें उसमें ये मैंने भी बहरहाल मैंने भी न्यूज़पेपर के जरिए पढ़ी, सोशल मीडिया के जरिए पढ़ी। जब पता लगा तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी वहां पर गए थे, उनके फैमिली के लोगों से मिले भी हैं, बातचीत भी हुई है। इसमें 9 दिन तक शायद उन्होंने पोस्टमार्टम भी नहीं कराया था, फिर उनका पोस्टमार्टम भी हो गया। अभी उसके आगे की डिटेल तो मुझे नहीं मालूम कि उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है, वो तय करेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जो मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है, मेडिकल रिपोर्ट्स में इंजरीज हैं, क्या हुआ है, क्योंकि उसमें रिपोर्ट जब तक सामने ना आ जाए उसमें कहना मेरे लिए जल्दी होगा। जी, अच्छा, 2 नेता है, एक चंद्रशेखर रावण है, दूसरे असदुद्दीन ओवैसी है। आप मुस्लिमों के बड़े नेता किसे मानते हैं? देखिए, क्योंकि दोनों ही मुस्लिमों की बात करते हैं सर, कहीं ना कहीं नारा भी वही है, जय भीम जय भीम। इधर ओवैसी की पार्टी जो है MIM, उसका नारा है जय भीम जय भीम, और इधर भी कुछ ऐसा ही दिखता है उनके बयान। देखिए, ओवैसी साहब के जो फादर थे वो भी बहुत पुराने पॉलिटिकल थे और MP रहे, और जब मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी बहरहाल नगीने से जो बिजनौर में लगती है वहां से मेंबर पार्लियामेंट बने, और नगीने में मैं समझता हूँ सभी 36 बिरादरी जो हमारी रहती हैं इधर, खासकर पश्चिम में, कोई बिरादरी ऐसी नहीं है जो चंद्रशेखर जी को ना मिली हो। और नगीने में मैं ये नहीं कह सकता कि एक बिरादरी से कभी कोई ना MP बन सकता ना MLA बन सकता, उन्हें 90% मुस्लिम्स का, 90% दलित का, अति पिछड़ों का, बैकवर्ड्स का, सबका वोट मिला जब ये चंद्रशेखर जी पहुंचे। और हमारे तो बिल्कुल बगल के जो सहारनपुर जिला है, वहाँ एक कस्बा है छुटमलपुर, वहाँ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने वाले हैं, तो दोनों अपने में बहुत बड़े नेता हैं। अच्छा, एक सवाल और है जनता का, जो जनता जानना चाहती है आपसे, आपने आजाद समाज पार्टी का दामन थामा, MIM का क्यों नहीं था? देखिए, आजाद समाज पार्टी की जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर, क्योंकि आज चंद्रशेखर जी वो आवाज हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में, और मैं कहूँ हिंदुस्तान से बाहर भी जो हमारी कंट्री है उनमें भी जाते हैं, वहां भी उनकी आवाज बुलंद करते हैं। कहीं भी कोई मामला, किसी अत्याचार हो, कोई मजलूमों के साथ नाइंसाफी हो रही हो, तो उसमें चंद्रशेखर जी तत्पर होकर काम करते हैं और वहां पहुंचते हैं, जाते हैं। चाहे घटना चाहे संभल की हो, चाहे इलाहाबाद की हो, चाहे अलीगढ़ की हो, चाहे आपका NRC का मामला हो, चाहे जमा मस्जिद का मामला हो, तो मैंने देखा है उनके संघर्ष को। तो उनके संघर्षों से प्रभावित होकर मैं चंद्रशेखर जी के साथ आया हूँ, और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैं चंद्रशेखर जी के साथ आया हूँ, उनके कार्यशैली को देखकर मैं चंद्रशेखर जी के साथ आया हूँ। जी,
जिस तरीके से मीरापुर विधानसभा में उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में जो एमआईएम के प्रत्याशी थे उन्हें 18 करीब 18,500 वोट मिली और आजाद समाज पार्टी को लगभग 22,000 वोट मिली। अगर दोनों कैंडिडेट मिल जाए तो समीकरण क्या हो सकता? जीतते चुनाव, 100% जीतते चुनाव जी। बिल्कुल, हालात बढ़िया होते। लेकिन उस टाइम में आजाद समाज पार्टी का हिस्सा नहीं था। उस टाइम में आजाद समाज पार्टी में मैं नहीं था, लेकिन ये मेरे आने से पहले का चुनाव था। अगर ये मैं समझता हूं कि जैसे मैंने अभी बिहार का बताया, अगर बिहार में अच्छा रिजल्ट रहा तो यहाँ भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आपके परिवार को राजनीति में कई दशक हो गए, आपके पापा विधायक, सांसद, मंत्री रहे, आप भी विधायक रहे, लेकिन अपना जो आपका कार्यकाल रहा है वो बिल्कुल क्रीम रहा है, साफ सुथरा रहा है। किस तरीके से अपने आप को जो है बचा कर चले? देखिए, मैंने बचपन से सीखा जी। ईमानदारी, दयानतदारी, वफादारी, वो मेरे खून में है, उसे मैं छोड़ नहीं सकता। और करम ऊपर वाले का कि मैंने जब बचपन से, जब मेरी आंख खुली है, मैं जब 5 साल का था तो मेरे एमपी साहब विधायक हो गए थे थाना भवन से। फिर 89 में मोड़ने से विधायक हो गए थे और कैबिनेट मिनिस्टर रहे। फिर 96 में तीसरी बार थाना भवन से विधायक हो गए थे। 99 में लोकसभा हो गए थे कैराने से, और 2012 में मैं बुढ़ाने से विधायक हो गया था। तो मैं तो ये कहता हूँ खासकर कि अगर कोई एक नया पैसे का हम पे कोई इल्जाम लगा दे तो राजनीति तो बहुत दूर, हम राजनीति के नजदीक भी नहीं जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं इज्जत के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए। लोग जो आते हैं, जो चाहने वाले लोग हैं, उनको इज्जत दें, और अधिकारी जो एक प्रोटोकॉल है वो इज्जत मिलनी चाहिए जनप्रतिनिधि को, ये मेरा मानना है। ये एक हमारी सोच रहती है राजनीति करने के लिए, और अपना लोगों के काम इस तरह से अपना ईमानदारी से करें। राजनीति में आप पर बड़े बड़े पद रहे, आपके पापा पर। शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या कार्य किया? मैं जब बुढ़ाने से विधायक था, एक गांव है हमारी विधानसभा क्षेत्र का जौला, उसका मजरा है गढ़ी सखावत। तो उसमें मैंने एक इंटर कॉलेज बनवाया, जो 12th तक वो कॉलेज आज भी रनिंग में है। एक गांव हमारी बुढ़ाना विधानसभा में है लोई, मैंने वहाँ ITI बनवाई, तो आज भी चल रही है वो। एक गांव है बुढ़ाना कस्बे का, जिसे देहात भी बोलते हैं, शफीपुर पट्टी, उसमें मैंने एक इंटर कॉलेज बनवाया। कल्याणपुर बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा गांव है, उसमें मैंने एक इंटर कॉलेज बनवाया। कसेरवे में मैंने ITI बनवाई, पुरबालियान में मैंने ITI बनवाई। तो ये मैंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने काम किया, मैंने एजुकेशन के क्षेत्र में मैंने काम किया। चिकित्सा क्षेत्र में भी कोई काम? मैंने चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम किया, मैंने CSC बनवाई, PSC बनवाई। मैंने बुढ़ाने में बहुत बड़ा अस्पताल बनवाया, जो आज भी वहां पर जो मरीज जो बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हैं, वो अपने वहाँ डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीमारी वो अपनी बताते हैं, डॉक्टर तजवीज करते हैं, उनका इलाज करते हैं, तो वहाँ पे मरीज को बड़ा फैज पहुंचता है। अच्छा, बुढ़ाना विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं, आप दावेदार हैं। मैं बुढ़ाना विधानसभा में सबसे बड़ा जो मुद्दा है, आपने बताया शिक्षा, चिकित्सा, ये तो सबसे अहम मुद्दा है ही जनता के लिए, लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा अगर युवाओं के लिए है, क्योंकि आप भी युवा हैं, तो युवाओं के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि आपकी योजनाएं क्या है। मतलब रोजगार के क्षेत्र में बुढ़ाना विधानसभा के जो युवा हैं काफी तादाद में बेरोजगार है, उनके लिए आपकी योजनाएं क्या? देखिए, ये योजनाएं चलती हैं सरकार से। जी। आप एक विधायक बन जाएं, विधायक अगर सरकार ना हो तो मैं समझता हूं कि वो कहीं अपना आप में सक्षम नहीं है कि वो किसी को कोई रोजगार दिलवा दे। हर घर में पढ़ा लिखा बच्चा है, ग्रेजुएट है या कोई भी उसमें यानी उसमें कोई डिग्री है उस पर, तो सबसे पहले आपको उसमें किसी नौकरी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अगर आपको पुलिस में आना है, आपको नेवी में आना है, आपको मिलिट्री में आना है, तो आपको अपनी छाती का साइज, अपनी बाइसेप्स, आपकी कितनी देर में आप अपनी रनिंग पूरी करते हैं, 100 मीटर की, 200 मीटर की, तो उसकी तैयारी के लिए आपको सुबह सवेरे अपनी चरपाई छोड़नी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी और दौड़ लगानी पड़ेगी। तो मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि नौकरी लेने के लिए पहले आप लोग इस चीज में आगे बढ़ें और इस चीज में अपना आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करें, और अपना जो है उसका फिर जब आप 12th होंगे, आप उसके बाद आपके लिए एलिजिबिलिटी होगी कि आप फार्म भरें। फार्म भरने के बाद जब आप उस चीज के लिए जिसमें भी वैकेंसी निकली हुई है किसी फील्ड में, तो आपको पहले फार्म भरना पड़ेगा।
फार्म भर के आप आए, फिर उसमें जो हमारी सिफारिशें हैं, जो एक जनप्रतिनिधि का काम है, उसमें करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लास्ट मेरा सवाल है आजम खान साहब को लेकर। आपके बहुत करीबी संबंध रहा है आजम खान से, आपके परिवार का, उनके बारे में क्या कहोगे? देखिए, आजम खान साहब हमारे बड़े हैं, जी। और जब वालिद साहब जब पहली बार विधायक थाना भवन से बन के गए थे, तो आपका दूसरा टर्म रामपुर से था। तो वो दारुल शफा में आप रहते थे, तो दारुल शफा में ही हमारे वालिद साहब को, एमपी साहब को वहाँ पर फ्लैट मिला था। तो वहाँ से फिर उनका अपना मिलना जुलना हुआ, आपस में आना जाना हुआ, बातचीत हुई। अब फिर एक दोनों सदन में साथ जाने लगे, दोनों साथ सदन में बैठते थे, तो वहाँ से ताल्लुक हमारा आजम खान साहब का बना। और हम भी कभी जब छोटे से थे तो हम भी साथ चले जाते थे छुट्टियों के टाइम। जब छुट्टी होती थी मई जून की स्कूल की, तो हम भी अपना चले गए, लखनऊ रहे, तो हमने भी उन्हें देखा। और जब से हमारा ताल्लुक है। व्यवहार कैसा है उनका? व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवहार है। बहुत पढ़े लिखे इंसान है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, और बहुत अच्छे इंसानों में गिनती होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया अब्बास भाई, आप भाई। जी, ये थे विधायक नवाई, पूर्व विधायक नवाई आलम, जो बुढ़ाना से फिर से विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं।